हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सी-टेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुल 54 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। बचे हुए क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। तो इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन ए धुआं, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी बम विस्फोट, ऑप्शन डी वाहित मल। तो धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट ये सारे वायु प्रदूषण के कारक हैं, ना कि जल प्रदूषण के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी वाहित मल। तो जल प्रदूषण का कौन सा कारण होता है? वाहित मल। क्वेश्चन नंबर 56, डीडीटी है। तो डीडीटी क्या है? ऑप्शन ए जीवों द्वारा अपघटित प्रदूषक, ऑप्शन बी जीवों द्वारा प्रदूषण, ऑप्शन सी लाभकारी प्रदूषक, ऑप्शन डी औषधि। तो डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप याद रख सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म होती है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं कि डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसकी फुल फॉर्म होती है और यह एक औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। पहले इसका प्रयोग मलेरिया की औषधि के रूप में किया था, परंतु प्रेजेंट टाइम में इसका प्रयोग कृषि कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी औषधि। क्वेश्चन नंबर 57, वायु प्रदूषण के कारण है। तो वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं? ऑप्शन ए कूड़े का जलना, ऑप्शन बी आग लगना, ऑप्शन सी मोटर वाहनों का धुआं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो वायु प्रदूषण के ये निम्न तीनों कारण हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 है, वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जीवाश्म ईंधन। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से जीवाश्म ईंधन उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रदूषित पानी में उपस्थित भौतिक प्रदूषक कौन सा है? तो ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी शाकनाशी, ऑप्शन डी नाइट्रेट। तो यहाँ पे भौतिक प्रदूषक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मिट्टी। तो प्रदूषित पानी में भौतिक प्रदूषक कौन सा होता है? तो मिट्टी उपस्थित रहती है। अगर आपसे रासायनिक प्रदूषक पूछा जाता तो आपका आंसर क्लोराइड तथा नाइट्रेट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 60, प्रदूषित जल में संपूर्ण ठोस पदार्थ कितना संभव है? तो प्रदूषित जल में जो ठोस पदार्थ देखा जाता है तो वह कितना उपस्थित होता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 500 से 1000 ppm तक ठोस पदार्थ देखने को मिलता है प्रदूषित जल में। क्वेश्चन नंबर 61, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितनी है? तो व्यक्ति के कानों को कितनी सामान्य ध्वनि की तीव्रता होती है व्यक्ति के कानों के लिए? तो ऑप्शन है 40 से 50 डेसिबल, ऑप्शन बी 60 से 70 डेसिबल, ऑप्शन सी 80 से 90 डेसिबल, ऑप्शन डी इससे भी अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 40 से 50 डेसिबल को सामान्य ध्वनि की तीव्रता मनुष्य के कानों के लिए माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 24 अगस्त 1945, ऑप्शन सी 12 सितंबर 1944, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिसे यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, परंतु यह अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाई, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक संघ बनाने की बात कही गई। तो यह संघ कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो यह इसका महत्वपूर्ण कार्य है अंतर्राष्ट्रीय
शांति स्थापित करना, यानी विश्व में शांति को बनाए रखना, उसकी देखरेख करना संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 196, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 192, ऑप्शन डी 190। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा 192, परंतु अगर आपको ऑप्शन में 193 दे रखा होगा तो आप उसी को राइट टिक करेंगे, क्योंकि 2011 में दक्षिणी सूडान देश 193 देश बना है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट यहाँ पे 192 है, परंतु आपको अगर ऑप्शन में 193 दे रखा होगा तो आप 193 टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग होते हैं, जिसमें कि एक अंग है सुरक्षा परिषद। तो इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 15, जबकि अस्थायी सदस्य इसमें कितने होते हैं? 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 10। क्वेश्चन नंबर 65, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन है 6 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15। तो 15 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ये। क्वेश्चन नंबर 69, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी केरल। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी केरल। क्वेश्चन नंबर 70, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी केरल। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन नंबर 72, नागरिक सुरक्षा क्या है? तो नागरिकों की सरकार द्वारा सुरक्षा, ऑप्शन बी नागरिकों की नागरिकों द्वारा रक्षा, ऑप्शन सी नागरिकों की जीव जंतुओं द्वारा रक्षा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नागरिक सुरक्षा का अर्थ है कि नागरिकों की नागरिकों द्वारा रक्षा। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह दूसरे नागरिक की रक्षा को बनाए रखे। क्वेश्चन नंबर 73, सूचना संकेत पीला रंग किस बात का सूचक है? तो ऑप्शन ए हमला टल जाने का, ऑप्शन बी हमला प्रारंभ होने का, ऑप्शन सी हमले की संभावना का, या ऑप्शन डी हमला समाप्त होने का। तो जो सूचना संकेत में पीला रंग होता है तो वह इस बात का सूचक होता है हमले की संभावना का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हमले की संभावना।
क्वेश्चन नंबर 74, भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार की द्वारा जो योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है जनता को सरकार से जोड़ना, ऑप्शन बी जनता को बैंक से जोड़ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जनता को बैंकों से जोड़ना, इसलिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक योजना का प्रारंभ किया गया था जिसे स्वरोजगार योजना कहा गया। तो इसका प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए 16 सितंबर 1992, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1983, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1992 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1983। क्वेश्चन नंबर 76, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, उसके अंतर्गत कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? तो कितनी योजनाओं को मिलाकर एक सिर्फ योजना रखी गई है जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसमें कितनी योजनाओं का विलय किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 6। तो 6 योजनाओं का विलय करके एक नई योजना बनाई गई जिसका नाम रखा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 77, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जनहित योजना का सालाना प्रीमियम शुल्क कितना रखा गया? तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बनाई गई तो इसका सालाना प्रीमियम कितना रखा गया? ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 340, ऑप्शन सी 330 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस योजना का सालाना प्रीमियम शुल्क 330 रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 330। क्वेश्चन नंबर 78, गैर सरकारी संगठन जिसे एनजीओ कहा जाता है की समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 19 या ऑप्शन डी 10। तो जो एनजीओ बनाया जाता है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी जाती है? तो ऑप्शन इसका होगा सी, यानी 19 सदस्यों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 79, गैर सरकारी संगठन के सलाहकारी स्तर की कितनी श्रेणियां हैं? तो ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो जो गैर सरकारी संगठन के सलाहकारी स्तर की श्रेणियां कितनी होती हैं? तो 3 श्रेणियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 3 श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संख्या विश्व शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न रहती है? तो संयुक्त राष्ट्र की संघ की ऐसी कौन सी संस्था है जो विश्व शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न रहती है? यहाँ पे संस्था होगा तो यहाँ पे ऑप्शन है यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी FAO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनेस्को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कई संस्थाएं कार्य करती हैं जिसमें एक यूनेस्को है। तो इसका कार्य है कि विश्व शांति से जुड़े कार्य देखना, विश्व स्तर पर शांति के जुड़े हुए कार्य देखना। जबकि यूनिसेफ का कार्य क्या है? तो यह बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कार्यों को देखती है, जबकि FAO खाद्य तथा कृषि से संबंधित कार्यों को विश्व स्तर पर देखती है कि कहाँ पे खाने की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा कि ऑप्शन बी मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कमल। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में मुद्रा प्रचलन में है, तो ऑप्शन ए पत्र मुद्रा, ऑप्शन बी करेंसी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कागजी मुद्रा। तो भारत में मुद्रा का चलन किस रूप में होता है? तो कागजी मुद्रा के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कागजी मुद्रा।
क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भारत में कौन कौन सी विविधता देखने को मिलती हैं? ऑप्शन ए सामाजिक विविधता में एकता, ऑप्शन बी भौगोलिक विविधता में एकता, ऑप्शन सी राजनीतिक विविधता में एकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भारत में ये सभी ही प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, आतंकवाद के गुण हैं। तो आतंकवाद में क्या क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए यह समाज के विरुद्ध होता है, ऑप्शन बी यह अवैधानिक गतिविधि है, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह समाज के विरुद्ध होता है, ये बात सही है, तथा यह अवैधानिक गतिविधि है यानी संवैधानिक नहीं है। तो यह एक अवैधानिक गतिविधि है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं यानी ऑप्शन सी आवा व बा दोनों आतंकवाद के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 86, आतंकवादी गतिविधियां मुख्यतः होती हैं। तो ये गतिविधियां कहाँ देखने को मिलती हैं? रेलवे स्टेशनों पर, बाजारों में, बस कार स्टैंड पर, सभी। तो ये सभी जगह इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, आतंकवाद का स्वरूप है। तो आतंकवाद के स्वरूप कौन कौन से होते हैं? तो खालिस्तानी आतंकवाद, ऑप्शन बी नक्सलवादी आतंकवाद, ऑप्शन सी लिट्टे द्वारा संचालित आतंकवाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही आतंकवाद के रूप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88, सांप्रदायिकता का दोष है। ऑप्शन ई प्रजातंत्र में यह बाधक होता है, ऑप्शन बी राष्ट्र की अखंडता को खतरा उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी दोनों, तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिकता क्या होता है? एक विशेष धर्म को किसी एक समूह द्वारा मानना तथा दूसरे धर्म की उपेक्षा करना। तो यह एक सांप्रदायिकता होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिकता के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि किसी एक विशेष समूह द्वारा किसी एक धर्म को मानना तथा दूसरे धर्म की उपेक्षा करना या आदर ना करना सांप्रदायिकता कहलाता है। तो सांप्रदायिकता का दोष क्या क्या है? तो यह प्रजातंत्र में बाधक है तथा राष्ट्र की अखंडता को भी राष्ट्र की अखंडता के लिए भी खतरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आवा बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 89, अनुसूचित जाति व जनजातीय हेतु प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति हेतु कहाँ कहाँ प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए संविधान की 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी वर्ष 2005 का 93वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आवा बा दोनों। तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची तथा जो 93वां संवैधानिक संशोधन किया गया था वर्ष 2005, इन दोनों ही जगह अनुसूचित जाति तथा जनजातियों हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी आ व बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में गरीबी को बांटा गया है। तो भारत में किस प्रकार की गरीबी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए सापेक्ष गरीबी, ऑप्शन बी निरपेक्ष गरीबी, ऑप्शन सी आ व बा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सापेक्ष गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी दोनों ही प्रकार की गरीबी हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है? औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी। तो नगरीय क्षेत्रों में इन दोनों ही प्रकार की बेरोजगारी को देखा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 93, एकीकृत बाल विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इस योजना का प्रारंभ वर्ष 1980 में किया गया, वर्ष 1976 में, वर्ष 1975 या इनमें से कोई नहीं। तो एकीकृत बाल विकास योजना का प्रारंभ वर्ष 1975 में किया गया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, एकीकृत बाल विकास योजनाएं कितनी प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं? तो ये
जो योजनाएं होती हैं वो कितनी प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो एकीकृत बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन नंबर 95, स्टैटिक्स किस इटालियन शब्द से बना हुआ है? तो स्टैटिक्स किस इटालियन शब्द से बना हुआ है? ऑप्शन ए, बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा से ही स्टैटिक्स शब्द बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96, भूमंडलीकरण के प्रभाव हैं? तो राजनीतिक प्रभाव हैं, आर्थिक प्रभाव हैं, ऑप्शन सी व बा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भूमंडलीकरण के दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी राजनीतिक प्रभाव तथा आर्थिक प्रभाव, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, सांख्यिकी कला या विज्ञान में से क्या है? तो सांख्यिकी में कला या विज्ञान में से क्या देखने को मिलता है? तो यह कला नहीं है, ऑप्शन बी विज्ञान नहीं है, कला तथा विज्ञान दोनों हैं, ऑप्शन डी ना कला है ना विज्ञान है। तो सांख्यिकी कला तथा विज्ञान दोनों है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। तो ये सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी प्रश्न का पार्ट 2 था, और पार्ट 2 के साथ साथ इसमें सारे ही बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर